प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोहता पीजी कॉलेज, सादुलपुर। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की, डीएनए रेप्लिकेशन की। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसलिए हमने इसको दो भागों में स्प्लिट किया है, दो भागों में बांटा है। इसमें पहला भाग है, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए उसके बारे में बात करेंगे फर्स्ट वीडियो के अंदर, और सेकेंड वीडियो के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन मेथड देखेंगे। मैं आपको आज थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं मेरे व्हाट्सएप पर इंडिविजुअल कि सर ये टॉपिक हमारे काम का है या नहीं है। मैं सबको क्लियर कर दूं, ये टॉपिक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 12th क्लास में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि कहीं ये जूलॉजी में हो और कहीं ये बॉटनी में हो, इतना फर्क जरूर पड़ सकता है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। हाँ, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की क्वेरी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि डीएनए कितना है हमारे सिलेबस में। तो डीएनए बेसिकली प्राइमरी लेवल का ही है, तो रेप्लिकेशन तक का मतलब कल तक का जो वीडियो आएगा वहाँ तक आपके काम का रहेगा, थ्योरेटिकली ज़्यादा काम का नहीं है। और कहाँ पर मिलेगा आपको ये भी बता दूँ, ये है अपने जो माइक्रोबायोलॉजी की जो बुक है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, टाइटल छोटे छोटे टॉपिक्स दे रखे हैं, एक साथ नहीं है कहीं भी डीएनए, तो वहाँ अपने काम आएगा देखने में। दूसरी, मैंने कल भी कहा था, आज फिर रिवाइज कर रहा हूँ, सिलेबस में कोई कटौती नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा, एग्ज़ाम मई जून में होने ही है, क्लासेस कभी भी शुरू हो सकती है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो वॉच करना शुरू नहीं किया है वो बहुत जल्द स्टार्ट कर लें, और जितने वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं उन सबको वॉच करें। अप टू 100 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये आपका विवेक है कि अब आप किस प्रकार से इसको लेते हैं। मेरा परामर्श आपको यही है कि आप बहुत जल्द स्टार्ट करें स्टडी, क्योंकि अब समय काफ़ी कम रह गया है। चलिए आज का टॉपिक जो कि डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड है उसको शुरू करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की जहाँ तक बात की थी, कल हमने बात कर ली कि डीएनए रेप्लिकेशन इज ए सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, जो कि मेसेल्सन और स्टाल नामक वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध किया था। उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी हमने देखे, और आज हम उसी के आगे का पॉइंट देख रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वायर्ड मटेरियल, मतलब क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड मटेरियल में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा एंजाइम। एंजाइम ही इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंजाइम के अंदर बेसिकली हेलिकेज, पॉलीमरेज, लाइगेज, इसके अलावा हाइड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन HBP और अदर जो भी अन्य हैं वो। सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम की अगर हम बात करें तो हम डीएनए पॉलीमरेज को मानते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बेसिकली अलग से क्वेश्चन के लिए भी है और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इंडिविजुअली कि डिफाइंड डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज के टाइप कितने हैं, डीएनए पॉलीमरेज के टाइपों का वर्णन करें, इत्यादि इत्यादि। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। 12th क्लास के बेसिस पे हल्का सा डिफरेंस आपको बताना होता है, वहाँ लंबा नहीं है। तो मैं ओवरऑल डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जितना भी है वो बता देता हूँ, जिसको जितना पढ़ना है आप उतना देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की। डीएनए पॉलीमरेज और पॉल, शॉर्टकट ये है, इसको हम डीएनए पॉल लिख सकते हैं, POL, पॉल फिर पॉलीमरेज। यहाँ पर पॉली वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन या जुड़ाव या किसी चेन को बढ़ाना।
तो बेसिकली हेल्प करता है ये मल्टीप्लिकेशन में या चेन को इलोंगेट करने में। इलोंगेशन ज़्यादा सही शब्द है मल्टीप्लिकेशन की तुलना में। तो चेन के इलोंगेशन में डीएनए पॉलीमरेज का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इसीलिए इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, जिनको हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉल फर्स्ट, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, डीएनए पॉलीमरेज। एक एक की बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। यह है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 हैं। इनकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी और वैज्ञानिक एविडेंसेस के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे प्रमुख भूमिका है डीएनए पॉलीमरेज की, उनमें जो सबसे पहला नाम आता है एक्टिविटी में, ये एक्टिव है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मोस्ट एक्टिव है। इट मीन्स आप समझ गए होंगे शब्दों के कंपैरिजन से कि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इसी की है। ठीक है, अगली बात करते हैं सेकंड की। सेकंड जो है वो कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब यहां पर एक है कि ये कंपैरेटिवली कम काम में आता है और वैज्ञानिक अभी तक भी इसके कार्य को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। और सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई है, सबसे ज़्यादा जो सक्रियता देखी गई है, वो देखी गई है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। अब हम बात करते हैं एक एक एंजाइम की। सेकंड को छोड़कर, सेकंड के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके कार्य के बारे में हमें पता नहीं है, जानकारी प्राप्त नहीं है, इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ये शायद वैज्ञानिक कहते हैं शायद फर्स्ट या थर्ड की सहायता करता है, इसके अलावा नथिंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हाईली एक्टिव एंजाइम है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस इतना जरूर है कि थर्ड की तुलना में थोड़ा सा कम एक्टिव है, थर्ड की तुलना में ये कम काम आता है। इन एंजाइमों की जो खोज है वो कॉरेनबर्ग नामक साइंटिस्ट ने ई कोलाई में की। कॉरेनबर्ग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने की, कॉरेनबर्ग ने ई कोलाई में की सबसे पहले, और बताया कि ये जो डीएनए है वो किस प्रकार से सक्रिय भूमिका निभाता है। और इसी को इन्होंने नाम भी दिया पॉल फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नाम भी दिया। मोलिकुलर वेट की जहाँ तक बात करें, आणविक भार की जहाँ तक बात करें, वो है 1,09,000 डाल्टन, ये इनका मोलिकुलर वेट है। जहाँ तक हम बात करते हैं ये करते क्या हैं, ये जो डीएनए है उसका जो 3' इंड है, 3OH सिरा है डीएनए का, जिस जो भी न्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है वहाँ पर ये मोनोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब अन्य यूनिट यहाँ आएगी, अदर यूनिट उसको अटैच करने का कार्य करते हैं कि एक यूनिट बन गई न्यूक्लियोटाइड की, फिर नई यूनिट जो बन रही है वो यहाँ जुड़े, फिर नहीं जुड़े। तो हम कह रहे हैं कि जैसे एक न्यूक्लियोटाइड फिर अगला न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़े, फिर अगला न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार जुड़े, तो ये अटैचमेंट का कार्य करता है। तो सारांश रूप से हम क्या कह सकते हैं, सारांश रूप से कह सकते हैं कि ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का कार्य करते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का कार्य करते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपको पता होगा, हालांकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया इस टॉपिक को, लेकिन जैसे डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर 2 टाइप की फॉर्क बनती है, एक में टुकड़े के रूप में है और एक कंटिन्यूस है। तो ये जो फ्रेगमेंट डिसकंटिन्यूस हैं उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा गया है। तो इनको कनेक्ट करने का जो कार्य है
वो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ पर इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा, ये रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। रिपेयरिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी हो गई है, टेक्निकल एरर आ गया है, तो वो यहाँ की मरम्मत करेगा, मरम्मत करने का कार्य भी करता है। तो देखिए दो कार्य हो गए, एक हो गया आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कनेक्ट करना, इट मीन्स एक नई न्यूक्लियोटाइड चेन बनाना, और दूसरा अगर कोई गड़बड़ी है रेप्लिकेशन के दौरान या कोई टुकड़ा टूट गया है या कोई और गड़बड़ है तो उसको रिपेयर करने का कार्य भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा। तो इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की हमें बात करनी ही नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो हम छोड़ रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। अब सीधी बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। खोजकर्ता वही है, कार्नबर्ग, इकोलाई में नाम दिया थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये नाम इन्होंने इसको दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये आप ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, और बेसिकली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में, सारे न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसकी दो फॉर्मेट है। अगर ये डीएनए पॉल फर्स्ट के रूप में है, थर्ड के रूप में है, तो ये लेस एक्टिव है कंपैरेटिवली, लेकिन ये डीएनए पॉलीमरेज मोस्ट एक्टिव में बदल जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो ये मोस्ट एक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब हो गया कि अब रेप्लिकेशन बिल्कुल चरम में है, चरम पर चलने वाला है। जब भी डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन में भाग लेगा तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कि क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, वो अधिक क्रियाशील होने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना से जुड़ेगा जो कि डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए को पॉलीमरेज है। वो किससे जुड़ जाएगा? डीएनए को पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे तब डीएनए पॉलीमरेज मोस्ट एक्टिव फॉर्म का निर्माण हो जाएगा और ये अपनी दक्षता से कई गुना अधिक सक्रियता से कार्य करेंगे। जहाँ तक हम इनकी सक्रियता की रेट की बात करते हैं कि ये कितनी स्पीड से कार्य कर सकता है, तो ये देखा गया है रेप्लिकेशन समय कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो करीब करीब डीएनए पॉल फर्स्ट की तुलना में 15 गुना अधिक एक्टिव है, 15 गुना अधिक एक्टिव है, ऐसा देखा गया है। और सेकंड की तुलना में ये 300 गुना अधिक एक्टिव है। एक्स का मतलब गुना है, एक्टिव है। इसकी सक्रियता का अंदाजा आप इनके मल्टीप्लिकेशन से लगा सकते हैं कि 15 टाइम मोर एक्टिव और 300 टाइम मोर एक्टिव रिस्पेक्टिवली फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ये इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी रेप्लिकेशन की क्रिया हो जाएगी या हो जाती है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो कि को पॉलीमरेज के रूप में जुड़ा हुआ है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, मिश्रण से अलग हो जाएगा और अपनी एनर्जी को ब्रेक कर देगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो मॉलिक्यूलर वेट है, आणविक भार है, वो कंपैरेटिवली इसकी तुलना में ज़्यादा देखा गया फर्स्ट और सेकंड की तुलना में। जो सेकंड, फर्स्ट का तो मैंने बता दिया, सेकंड का जो है वो है 1,20,000, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 1,40,000 डाल्टन। ये आपको ध्यान में होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट का। जब भी कभी रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, जब भी कभी निर्माणकारी क्रियाएं डीएनए में चलती है, तब यहाँ पर एज ए टेम्पलेट, मतलब
हम इतने इसको इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं, किस वजह से ये इम्पोर्टेंट है? तो देखो, जब भी कभी कहीं भी किसी भी सिरे पर नई चेन का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, आप जानते हो। प्लस में न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होती है और प्लस में इन दोनों के होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर डीएनए पॉलीमरेज नहीं है तो, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं है तो किसी भी चेन की स्टार्टिंग में, इनिशिएशन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अगर वो है तभी नई डीएनए की चेन बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो न्यू चेन इनिशिएशन या ये कहें कि डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने का जो कार्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करवा रहा है। इसके अलावा जितने भी कार्य हैं जैसे प्रूफ रीडिंग, रिपेयरिंग और एक्सेट्रा मैनी मोर, वो भी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फर्स्ट की सहायता से मिलकर करता है। लेकिन प्रमुख कार्य जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करना। तो ये हुआ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बारे में। आपको इनके बारे में जितनी डिटेल चाहिए थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे बता दी है। इसके आप नोट्स प्रिपेयर करें, बनाएं। अब हम बात करें अदर एंजाइम की, जो कि थोड़े से छोटे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलिकेज, जब भी कभी चेन ट्विस्ट होती, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय जो चेन होती है वो इस प्रकार से होती है, तो इनकी जो ट्विस्टिंग है उस ट्विस्टिंग को खोलने का, ओपनिंग ऑफ डीएनए ट्विस्टिंग या डीएनए ट्विस्ट, वो कार्य कौन करता है? हेलिकेज एंजाइम करता है। ये बात आप ध्यान रखना। छोटे छोटे कार्य हैं, ज़्यादा नहीं है। अगला है कि ये जो डीएनए था वो इस प्रकार से खुल गया है, ये सपोज दैट, तो यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स फ्री हो गए, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही वापस क्या होंगे, जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि स्टिकी हैं। ए के सामने टी है और जी के सामने सी है, तो यहाँ पर इनको स्टॉप करने का जो कार्य है वो बेसिकली एसएसबी प्रोटीन करता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो इनके सिरों पर आकर जुड़ जाता है और यहाँ पर ये कार्य शुरू कर देता है। हेलिकेज के साथ एक और एंजाइम होता है, हेलिकेज का तो मैंने बता ही दिया। हेलिकेज जो है वो एक विशेष एंजाइम के साथ क्रिया करता है या साथ कार्य करता है, वो है टोपोआइसोमेरेज। आइसोमेरेज। दो, जहां तक है कि इस ट्विस्टिंग को खोलना है, मान लेते हैं कि ये ट्विस्टिंग खुल गई, तो ट्विस्टिंग खुली है तो ट्विस्टिंग खोलना प्लस इनको ब्रेक करना, इन दोनों में टोपोआइसोमेरेज और हेलिकेज भूमिका निभाते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम एक और महत्वपूर्ण एंजाइम, मतलब तो छोटे छोटे एंजाइम है, एक और महत्वपूर्ण एंजाइम है वो डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम टेक्निकली और डीएनए रेप्लिकेशन की दृष्टि से। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ने वाला, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के समय जो न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उनको जोड़ने का कार्य करता है। खास तौर पर ये मतलब जो प्रमुख भूमिका उस वक्त वो निभा रहा होता है, वो बेसिकली निभा रहा होता है 3OH सिरे को 5 फॉस्फेट से जोड़ने का। मतलब जो 3-OH है वहाँ पर फॉस्फेट किस प्रकार जुड़ेगी उसको अटैच करने का कार्य करता है। तो दो न्यूक्लियोसाइड के बीच में जो कनेक्शन बनने वाला है उसका डिसाइडेशन ये करेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बना देगा, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड।
इस वजह से न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बननी शुरू हो जाएगी। ये न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में हमें दिखेगी। यहाँ पर हम बात करें तो इसके एक्टिवेशन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, जो कि ई कोलाई में एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखी गई है। आणविक भार की जहाँ तक बात करें तो डीएनए लाइगेज का जो आणविक भार है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग है, लेकिन ई कोलाई में इसका आणविक भार 77,000 देखा गया है। 77,000 हमें देखने को मिला है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं, और जो नेसेसरी रॉ मटेरियल है उसमें आरएनए प्राइमर है। किसी भी डीएनए चेन का जो निर्माण है वो आरएनए प्राइमर के बिना नहीं हो सकता। तो आरएनए प्राइमर जो है वो यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाएगा। जैसे ये रेप्लिकेशन फॉर्क, ये तो यहाँ पर जो इनिशिएशन स्टार्टिंग होने वाली है वो है प्राइमर द्वारा। ये नाम क्यों पड़ा पहले तो वो समझ लीजिए। जैसे जब भी हम कभी कहीं कलर करते हैं तो कभी भी लोहे पर डायरेक्ट कलर नहीं करते, वहाँ पर एक रेड कलर का प्राइमर आता है वो लगाते हैं। प्राइमर जो है उसमें बॉन्ड कैपेसिटी अच्छी होती है, तो जब रंग उसके ऊपर चढ़ेगा तो वो रंग के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। इसीलिए आपका जो रंग है वो लंबे समय तक टिका रहेगा। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए और इनिशिएट करने के लिए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है। बिना आरएनए प्राइमर के ये कार्य नहीं करते। इसके लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। आरएनए पॉलीमरेज इसके एक्टिवेशन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अलग अलग है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की जो संख्या है वो करीब करीब 60 है। 5' सिरे पर अटैच होता है और उसके बाद में कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। ये इसकी खास बात है। तो आई थिंक जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट था डीएनए पॉलीमरेज। आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। एडिशनल जानकारी आपको और मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कल हम इसका अगला पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।